हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में की थी। प्रेसिपिटेशन डेफिनेशन क्या थी उसकी, कैसे मेजर किया जाएगा रेनफॉल को, रेनफॉल कितने प्रकार की होती हैं, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल क्या होता है, हाइटोग्राफ क्या होता है, मिसिंग रेनफॉल क्या है, डबल मास कर्व क्या होता है, एवरेज रेनफॉल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बारिश हो चुकी है, बारिश को हमने कैलकुलेट भी कर लिया है। प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ यहां पर, प्रेसिपिटेशन का मतलब मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि इस पूरी हाइड्रोलॉजी में प्रेसिपिटेशन का मतलब हम सिर्फ रेनफॉल के रूप में देखेंगे। ऑल्दो प्रेसिपिटेशन तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल होगा। तो अब बारिश हो चुकी है, कितनी हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब ये जो बारिश हुई है, ये बारिश जब ग्राउंड पर पहुंची, ये बारिश जब धरती के सरफेस पर पहुंची, तो इस बारिश के पानी के साथ क्या क्या हुआ, यही बात होती है एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन से। भाई एब्स्ट्रैक्ट क्या क्या मिला आपको उसमें से? भाई किसी भी चीज का एब्स्ट्रैक्ट निकालना मींस कि उससे कंक्लूजन निकालना, एक तरीके से इंग्लिश के हिसाब से अगर चले तो भाई बारिश हमारी हो गई। अब ये जो बारिश हुई है, इस बारिश के पानी के साथ क्या क्या हुआ, तो ये मैंने आपको पहले लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि बारिश का पानी जब धरती पर पहुंचता है तो उसके साथ मेनली 3 चीजें होंगी। ऐसे तो 5 लिखी थी हमने, इंटरसेप्शन और डिप्रेशन स्टोरेज को मैं अब यहां पर कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरसेप्शन वाला पानी और डिप्रेशन स्टोरेज वाले पानी अल्टीमेटली या तो इवेपोरेट हो जाएगा या इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए इंटरसेप्शन और डिप्रेशन स्टोरेज की बात हम यहां पर फिलहाल में नहीं करेंगे। तो बारिश का पानी जो है, बारिश के पानी के साथ मेनली 3 चीजें होंगी। 1 पार्ट ऑफ दिस वाटर विल इवेपोरेट हो जाएगा। 1 पार्ट ऑफ दिस रेनफॉल विल मूव इनसाइड द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन, एंड 1 पार्ट ऑफ दिस वाटर विल मूव ओवर द सरफेस, दैट इज सरफेस रन ऑफ। उसको हम कहेंगे सरफेस रन ऑफ। ये 3 ही चीज तो है, पूरी हाइड्रोलॉजी यही है बेटा। पूरी हाइड्रोलॉजी में सिर्फ यही 3 बातें करनी है। अब आपको बारिश तो करवा चुके हैं हम, बारिश हो चुकी है, क्यों हुई, कितनी हुई, कैसे नापा, सब पता कर लिया हमने। अब ये जो बारिश हो चुकी है, इस बारिश के पानी के साथ मेनली 3 ही चीज तो होंगी। आप खुद सोच के देखो, ज्यादा टेक्निकली सोचना ही नहीं है इन सब बारे में, कुछ भी टेक्निकल नहीं सोचना, आप तो प्रैक्टिकली सोच के देखो। भाई बारिश जब आपने अपने घर से बाहर झांका, आपके शहर में बारिश हो रही थी, उस पानी के साथ क्या क्या हो रहा था उस समय? वो पानी जब अर्थ सरफेस पे पहुंचा तो उस पानी का एक हिस्सा तो जमीन के अंदर चला गया, आपने उसको इनफिल्ट्रेशन कह दिया। एक हिस्सा जमीन के ऊपर ही फ्लो करता हुआ दिख रहा है आपको, आपने उसको रन ऑफ कह दिया या सरफेस रन ऑफ कह दीजिए। और एक हिस्सा जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, ऑल्दो वो इवेपोरेशन वाला पानी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हो तो रहा है इवेपोरेशन। तो कुल ये 3 चीजें ही तो है जो हो रही थी, ये 3 ही तो बातें हैं जो हो रही हैं वहां पर बारिश के पानी के साथ, और यही तो है एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, यही है एब्स्ट्रैक्ट। तो हमको यहां पर अब 3 बातों को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 ये जो चालू हो रहा है आपका, यहां पर हम इवेपोरेशन की बात करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में इनफिल्ट्रेशन की बात होगी, और चैप्टर नंबर 4 में रेनफॉल और रन ऑफ का रिलेशनशिप, मतलब रन ऑफ के बारे में बात होगी, खत्म। और उसके बाद एक फ्लड की बात कर लेंगे। यही तो हाइड्रोलॉजी है पूरा। तो अब यहां पर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन में जिस बात को हम लोग यहां पर डील करने वाले हैं अब, दैट इज नथिंग बट दैट इज इवेपोरेशन। हम जो बात यहां पर करेंगे वो कौन सी बात है भाई? वो बात होगी इवेपोरेशन की। विल टॉक अबाउट इवेपोरेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है दिमाग में कि ये इवेपोरेशन होता क्या है। ऑल्दो ये इवेपोरेशन टर्म आपके लिए नया नहीं है, ये इवेपोरेशन तो हम स्कूल लेवल में जब साइंस पढ़ते थे 5th या 6th क्लास में, तो इवेपोरेशन नाम की चीज, एक डेफिनेशन पढ़ के आते थे वहां पर कि भाई इवेपोरेशन जो होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, यही तो इवेपोरेशन है। तो इवेपोरेशन को हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस of conversion of
प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यही होता है इवेपोरेशन। बहुत बेसिक सी बात है ये तो, लेकिन यहां पर हमको थोड़ा सा टेक्निकल जाना, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ बढ़ते हैं और इस इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ और थोड़ी बातें सीखते हैं। ऑल्दो पूरा चैप्टर थियोरेटिकल है, ये इवेपोरेशन में जितनी भी बातें हम करेंगे ऑलमोस्ट सारी बातें थियोरेटिकल होंगी, तो इसलिए एकदम आराम से देखिएगा और बहुत आराम से समझिएगा, सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। तो इवेपोरेशन को हमने यहां पर बोला इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। वाटर का वेपर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, इसी को इवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। प्रैक्टिकल सी बात, बड़ी आसान सी बात हो गई है। अब ये इवेपोरेशन जो है, हम यहां पर वाटर की ही बात करेंगे क्योंकि हाइड्रोलॉजी दैट मींस वाटर, किसी और लिक्विड की बात यहां पर हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास वाटर था, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ और जो प्रोसेस हुआ ये कन्वर्जन का, इसी को हमने इवेपोरेशन कह दिया है। अब सवाल ये उठता सबसे पहले दिमाग में कि ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये हुआ कैसे? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन के पीछे साइंस क्या था, कैसे हुआ ये प्रोसेस? तो एक जनरल सी बात है, कोई भी एग्जाम में आपसे ये बातें नहीं पूछेगा। मैं बार बार ये चीज आपको बता रहा हूं कि ये जितनी भी बात आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस। आपको सिर्फ इन चीजों को समझ लेना है, एक बार दिमाग में स्टोर कर लेना है। नो वन विल आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज थिंग्स। कोई भी आपसे इवेपोरेशन की डेफिनेशन या इवेपोरेशन के पीछे का साइंस नहीं पूछेगा। उसका रीजन समझिए कि ये जो सब्जेक्ट है आपका हाइड्रोलॉजी, या इनफैक्ट अगर मैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की बात करूं जिसमें हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन आता है, ये सब्जेक्ट एक्चुअल में सिविल का नहीं है। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ अप्लाइड सिविल। डायरेक्टली इसमें सिविल इंजीनियर का रोल नहीं है, चाहे हाइड्रोलॉजी हो चाहे इरिगेशन। लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़े क्यों जाते हैं उसका रीजन समझिए। ये हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन आपस में इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के पीछे का कारण समझिए कि एज अ सिविल इंजीनियर हम हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा तो काम नहीं है यहां पर, ये हमको तो कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से कि कितना इवेपोरेशन हो रहा, कितनी बारिश हो रही है, क्या हो रहा, क्या एज अ सिविल इंजीनियर डायरेक्टली क्या काम है आपका? इससे कोई काम नहीं है। डायरेक्टली आप रिलेटेड है ही नहीं इस चीज से। हम डायरेक्टली रिलेटेड है स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से, सॉइल से। स्ट्रक्चर मतलब आरसीसी हो गया, कंक्रीट हो गया, सीमेंट हो गया, हमारा काम इनसे पढ़ना है। बारिश से हमारा क्या काम है? डायरेक्टली तो कोई काम नहीं है बारिश से। ना ही इरिगेशन हमको करना है जाके। भाई हम सिंचाई करेंगे क्या जाके? या हमको इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि वीट का बेस पीरियड कितना है या राइस का बेस पीरियड कितना है? लेकिन फिर भी हम ये चीज पढ़ते हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो हाइड्रोलॉजी है दैट इज डीलिंग विथ वाटर, दैट इज डीलिंग विद द ऑकरेंस ऑफ द वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। अब पानी का ऑकरेंस एंड पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो जरा ध्यान से एक बात सुनिएगा। इस धरती पर ऑन दिस अर्थ सरफेस रेनफॉल जो हो रही है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। जो रेनफॉल का पैटर्न है हमारे वर्ल्ड में या अर्थ सरफेस पर, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। अब ये यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का सीधा सिंपल सा मतलब यह है भाई कि अगर मैं आपसे बोलूं जो मॉनसून सीजन आया जनरली जून से लेके सितंबर, मिड सितंबर तक हम मानते हैं कि इट्स अ मॉनसून सीजन, प्लस माइनस 10-15 दिन का वेरिएशन होता है। तो क्या मुझे बताइए इस पूरे मॉनसून सीजन में, जो 4 महीने का मॉनसून सीजन होता है, क्या इस 4 महीने के मॉनसून सीजन में, आप वर्ल्ड की तो बात छोड़ ही दीजिए, इंडिया की बात करते हैं, क्या इस 4 महीने के मॉनसून पीरियड में पूरे इंडिया में एक जैसी बारिश होती है? बट ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर होगा नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, राजस्थान या आप वेस्ट की तरफ में जब बढ़ेंगे वहां पर बारिश कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। सेंट्रल इंडिया में एक एवरेज रेनफॉल होती है। यही है पैटर्न। पूरे इंडिया में बारिश का पैटर्न एक जैसा नहीं है। दैट मीन्स द रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म। बारिश यूनिफॉर्म नहीं होती है। अब बारिश यूनिफॉर्म नहीं है तो एज अ सिविल इंजीनियर हम क्या करें भाई? नहीं है तो नहीं है, तो हमारा क्या काम है इसमें? भाई हमको बनाना है एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर।
क्यों बनाना है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वो भी समझिए। देखिए चीजों को इंटरकनेक्ट करिए, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं अभी इसमें है तो सब कुछ थियरी, सिर्फ थियरी ही पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में आपको, लेकिन उस थियरी के पीछे की अगर आप इसको एक स्टोरी लाइन की तरह समझेंगे तो कहानी ज्यादा अच्छे से याद होती है। किसी भी चीज को अगर आप कहानी के तौर पे पढ़ेंगे तो कहानी ज्यादा अच्छे से याद होगी आपको। नहीं तो ये लंबे लंबे पैराग्राफ यहां पे पीपीटी में लंबे लंबे पैराग्राफ लिख के कहानी खत्म हो जाएगी 10 मिनट में और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आपका। वैसा करना नहीं है हमको। तो सुनिए, हम हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, हमने बोला सबसे पहले कि जो रेनफॉल का पैटर्न है हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में वो एक जैसा नहीं है। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है। क्लियर है बात? जिस प्रकार इंसान की फूड की रिक्वायरमेंट होती है, भाई हर इंसान को खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई एवरेज खाता है, लेकिन खाना तो हर इंसान को चाहिए। हर इंसान की खाना खाने की एक कैपेसिटी है। ठीक उसी प्रकार जो फूड क्रॉप्स लगे हुए हैं, जो खेती हो रही है, भाई इंडिया में 70% इकोनॉमी इंडिया की आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। 70% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री इज स्टिल एग्रीकल्चरल बेस्ड। एग्रीकल्चर से ही हमारी इकोनॉमी डिसाइड होती है आज भी। तो अगर हमको हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ानी है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो फूड क्रॉप्स बढ़िया से होने चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपरली एक्सपोर्ट कर सकें और वहां से पैसा मिलेगा हमको। फिर यही तो तरीका है। अब मुझे अगर फूड क्रॉप्स खेती अच्छे से करनी है तो हर फसल की एक वाटर रिक्वायरमेंट भी तो होगी। जैसे इंसान की फूड की रिक्वायरमेंट होती है, पेड़ पौधों का खाना क्या है? पानी ही तो है। पानी उनको मिलेगा तो सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स उस पानी के साथ मिलके पौधे उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे। फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होगा और क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मुझे क्रॉप्स की जितने भी क्रॉप्स हैं, जब जैसे आप समझे जैसे राइस है जिसको हिंदी में धान कहते हैं, धान को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, गेहूं को कम पानी चाहिए। तो हर फूड क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग है। लेकिन क्योंकि मेरे देश में बारिश का पैटर्न एक जैसा नहीं है तो मैं बारिश के भरोसे पेड़ पौधों की प्यास तो नहीं बुझा सकता। अगर मैं सिर्फ यही सोच लूं कि बारिश होगी तब पेड़ पौधे पानी ले लेंगे उसके बाद मैं खाली बैठ जाऊं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम। क्योंकि बारिश कितने दिन होगी एक साल में? 4 महीने। उस 4 महीने में भी जो 120 दिन का पीरियड है मॉनसून का, हर दिन तो बारिश नहीं होती ना। अगर साल भर हर दिन बारिश हो रही है, एक फिक्स टाइम पे अगर ऐसी कोई क्लॉक सेट कर दी भगवान जी ने कि रोज सुबह 6 से 8 बजे बारिश होगी, जैसे घर के नलों में पानी आता है सुबह सुबह, वैसे ही अगर ऐसी एक क्लॉक फिक्स कर दे भगवान कि रोज सुबह 6 से 8 बजे बारिश होगी, तब हमको रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी चीज, क्योंकि हमको पता है 6 से 8 बजे रोज पानी गिरेगा, उससे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। ऐसा तो कर नहीं सकते, ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। बारिश होगी साल में कुल मैक्सिमम 60-70 दिन। अगर आप टोटल 365 दिन में जोड़ ले तो अराउंड 60 to 70 डेज ही रेनफॉल होती है। इस 60-70 डेज की रेनफॉल में क्या आप साल भर का पानी पेड़ पौधों को दे सकते हैं सिर्फ बारिश के भरोसे? नहीं दे सकते भाई। 365 दिन में इंसान रोज ही खाना खाता है ना। ऐसा थोड़ी है कि 365 दिन में से 65 दिन खूब खा ले, 300 दिन खाली बैठ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बात यह रही कि मुझे मेरे क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अब क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो बारिश के पानी से तो नहीं हो रही, क्योंकि रेनफॉल का पैटर्न यूनिफॉर्म है ही नहीं। अब रेनफॉल का पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं है तो उस 60-70 दिन की जो बारिश है, उस बारिश के पानी को मुझे स्टोर करना पड़ेगा। डैम्स बना के, वियर्स, बराज के थ्रू मुझे उस पानी को स्टोर करना है। और उस पानी को स्टोर करने के लिए अब हमारा रोल आता है सिविल इंजीनियर का कि हम स्टोरेज स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, हम डैम बनाएंगे, हम वियर बनाएंगे, बराज बनाएंगे, कैनाल डिजाइन करेंगे। हमारा काम यह होता है। और कैनाल डिजाइन करना, वियर डिजाइन करना, बराज डिजाइन करना, डैम डिजाइन करना, इन सब को डिजाइन करने के लिए हमको हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन जैसे टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ते हैं, सो दैट हमको पता चले कि ये क्रॉप वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है कितनी होती है,
उनको कितना पानी चाहिए है, और उनके पानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हमारा मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। तो ये जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो आप ये पढ़ रहे हैं, प्रेसिपिटेशन और बाकी सारी चीजें, इन सब के पीछे का एक्चुअल मकसद तो यही है कि अल्टीमेटली इन सब को पढ़ के हमारा एज अ सिविल इंजीनियर हमारा रोल है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की डिजाइन करना, कि इस बारिश के पानी को जब जरूरत आए हम स्टोर कर लें, और स्टोर करने के बाद एज पर द रिक्वायरमेंट उस पानी को यूज करेंगे, फिर हम जब जहां जैसी जरूरत होगी उस पानी का यूज किया जाएगा। तो ये एक्चुअल सीन है इस पूरी कहानी का, कि हाइड्रोलॉजी में जब हम ये प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे हैं, तो एज अ सिविल इंजीनियर हमारा काम नहीं है ये जानना कि कितना इवेपोरेशन हो रहा है, कितना पानी इवेपोरेट होके जा रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं जानना हमको ये सब चीजें। लेकिन इन सब्जेक्ट्स, इस टॉपिक को पढ़ने का मेन मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इन चीजों को प्रैक्टिकली यूज करते हैं ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की डिजाइन के समय पे क्योंकि इन सारी चीजों का यूज आता है, तो इन चीजों, जिन चीजों का यूज आता है स्ट्रक्चर की डिजाइन के समय, उन बातों को पता तो रहे हमको, उन बातों के बारे में कुछ तो पता रहे। गेटिंग माई पॉइंट? सो इवेपोरेशन जो था हमारा, इवेपोरेशन हमने बोला कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना ही इवेपोरेशन कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात यह रही कि ये इवेपोरेशन हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानना हमारे लिए सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इवेपोरेशन के पीछे की स्टोरी सुनिए कि इवेपोरेशन होता कैसे है। जैसे सपोज करिए ये कोई एक वाटर बॉडी है, ये आपकी एक वाटर बॉडी है, लेटस से टैंक है, सपोज कर लो एक, ये एक आपका टैंक है, ठीक है। इस टैंक में ये वाटर है, दिस इज द वाटर विच इज फिल्ड इन द टैंक। अब आपने इस टैंक को अपने घर की छत पे ले जाके रख दिया, भरे हुए पानी से आपने इस टैंक को घर की छत पे ले जाके रख दिया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद आप देखोगे इस टैंक के अंदर में जो पानी था ये गायब हो चुका है। तो आपने और हमने तो नहीं गायब किया, ये पानी तो अपने आप यहां से गायब हुआ है। कैसे? ये जो पानी था ये इवेपोरेट हो गया। अब ये इवेपोरेशन के पीछे का साइंस क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है उस बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पर। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं, कभी आप बहुत तेजी से भागते हुए कहीं पर जाएं, रनिंग करते हुए जाएं कहीं पर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर टेम्परेरली थोड़ी देर के लिए राइज कर जाता है। जब आप रनिंग करते हैं या जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। आप ये खुद फील कर सकते हैं कि आपकी बॉडी हल्की सी गर्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर के जो ब्लड है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका फ्लो थोड़ा सा तेज हो जाता है। और जब ब्लड का फ्लो थोड़ा सा तेज होता है तो उस फ्लो के तेज होने के कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर जाता है। थोड़ा ही सा करता है, बहुत ज्यादा नहीं। सेम चीज अगर इस पानी का कुछ टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ना। अभी मान लीजिए ये वाटर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, मतलब 27-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है, ऐसा मान रहा हूं मैं। तो ये 27-28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कैसे आया? क्योंकि इस पानी के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स थे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, रैंडमली कहीं पर भी इस प्रकार से कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं ये पानी के मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की जो स्पीड होती है दैट विल डिसाइड द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर। द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस पानी के अंदर में, इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड विल डिसाइड द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर। पहली बात, मतलब अगर अभी 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है इस पानी का, दैट मीन्स इस पानी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्पीड इस तरीके का रहा होगा कि इसने इस पानी का टेम्परेचर 27 बना रखा है। जब मैं इस पानी को हीट करूंगा, यहां से मैंने इस पानी को हीट करना चालू किया,
पानी को जब मैं हीट करूंगा तो इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे ना, इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज होने के कारण ही टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका। अब मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि जब आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो उसके अंदर की स्पेस एक्सपांड होती है। हीट करने पे बॉडी एक्सपांड होती है ना, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस था मूव करने का, जब आपने इसको हीट किया तो मॉलिक्यूल्स के पास वो स्पेस, मूवमेंट वाला जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ जाएगा तो ये तेजी से भागेंगे, तेजी से भागेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करना चालू कर दिए हैं, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स तो यहां पर भी होंगे ना भैया, टॉप लेयर पे भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, ये भी तो मूव कर रहे होंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी तो मूव कर रहे होंगे। जब एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स टॉप लेयर पे मौजूद हैं, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये मॉलिक्यूल्स पानी का सरफेस छोड़ के ऊपर चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के वो मॉलिक्यूल्स जो टॉप सरफेस पे हैं, वो इस पानी को छोड़कर वेपर बन के ऊपर चले जाते हैं। इतनी तेज स्पीड हो जाती है पानी की, मॉलिक्यूल्स की। तो ये पार्टिकल जो है दे लीव द सरफेस एंड मिक्स अप विद द एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज एक्चुअली इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन होता है। गेटिंग माय पॉइंट कि इवेपोरेशन एक्चुअल में है क्या? अब ये तो इवेपोरेशन हुआ भाई, ये तो साइंस बिहाइंड इवेपोरेशन क्या था, ये जनरल सी बातें थी, हो गई, ये खत्म। इतना ही जानना है आपको, इवेपोरेशन क्यों होता है, उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। चलिए, ये बात भी पता चल गई हमको। अब थोड़ा सा काम की बात करते हैं। अब मैं ये बात करता हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, चलिए जरा देखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। बड़ी बेसिक सी बातें हैं ये। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सबसे पहला फैक्टर जो आया होगा दैट इज टेम्परेचर। सही भी है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है जो इवेपोरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा दैट इज द टेम्परेचर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो इवेपोरेशन है या जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। प्रैक्टिकल सी बात है। गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंड के मौसम में थोड़ा लेट, बारिश के मौसम में तो बहुत ज्यादा लेट। लेकिन कपड़ा सूखता तो साल के 12 महीने है, लेकिन उस कपड़े के सूखने की जो स्पीड है वो सीजन के साथ चेंज हो जाती है। गर्मी के मौसम में वही कपड़ा आधे घंटे में भी सूख सकता है, ठंड में हो सकता दिन भर लग जाए, बारिश में 4-4 दिन नहीं सूखते कपड़े, लेकिन सूखते तो हैं कभी ना कभी। दैट मीन्स जो टेम्परेचर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन की स्पीड होगी, उतनी ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन। तो आई कैन इजिली से कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इवेपोरेशन रेट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। प्रैक्टिकल सी बात है, समझ में आ गई ये बात। और कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इवेपोरेशन को अफेक्ट करने के लिए? तो जरा देखिएगा, क्या मैं बोल सकता हूं विंड स्पीड, हवा तेज चल रही है कि धीमी चल रही है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा इवेपोरेशन के लिए। बारिश के मौसम में जनरली जब कपड़े नहीं सूखते हैं
तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसको अपने फैन के नीचे या कहीं ऐसी जगह पे रख के सुखाते हैं, होता है ये चीज। दैट मीन्स हवा की स्पीड जब ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन भी जल्दी हो रहा, तभी तो कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है या जो इवेपोरेशन रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द विंड। जितनी ज्यादा तेजी से हवा बहेगी उतनी ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन होगा। तो वी कैन से दैट इवेपोरेशन रेट is directly proportional to wind speed। जितनी ज्यादा तेजी से हवा चलेगी उतनी ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन होगा। प्रैक्टिकल सी बात, कोई टेक्निकल बातें नहीं है ये तो इन जनरल भी आप इन बातों को गौर कर सकते हैं कि ये बातें तो होती हैं एक्चुअल में, सही तो लिख रहे हैं। तीसरा फैक्टर जो कि इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट कर सकता है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। सरफेस एरिया ऑफ बॉडी क्या होगा? इवेपोरेशन रेट का रिलेशन सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी से। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको ताकि आप इन चीजों को प्रैक्टिकली समझ पाएं। जब जनरली आप छत पे कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े को फैला के डालते हैं। वॉशिंग मशीन से जैसा कपड़ा निकला है वैसी का वैसी छत पे ले जाके डाल दोगे तो उसको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा। जितना ज्यादा अच्छे से फैला के आप कपड़े को डालोगे धोने के बाद, वो कपड़ा उतनी ज्यादा तेजी से सूखेगा। उस कपड़े का जितना ज्यादा एरिया एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा उतनी ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन भी होगा। आ रही बात समझ में? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो इवेपोरेशन का रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। एक ये मैंने आपको कपड़े का एग्जांपल दिया, कपड़ा सुखाते समय हम फैलाते हैं उस कपड़े को। वॉशिंग मशीन से जैसा कपड़ा निकला है वैसी का वैसे ही अगर आप छत पे डाल देंगे सूखने के लिए तो उसको सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसी कपड़े को अगर आप थोड़ा सा फैला के डालेंगे तो वो कपड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी सूखेगा। इसका दूसरा एग्जांपल भी बताता हूं आपको। सेम क्वांटिटी का पानी लीजिए, 100 ml पानी लीजिए आप दो जगह। एक जगह उस 100 ml पानी को बॉटल में भर के रखिए, सिंपल बॉटल में भर के रखिए, और एक जगह पर उस 100 ml पानी को एक बड़े से पैन में रखिए, बड़े से कंटेनर में रखिए, और दोनों पानी को छत पे ले जाके रख दीजिए एक साथ। एक बॉटल के अंदर है और एक बड़े से पैन में है। बड़े से पैन मतलब बड़े से बर्तन में है पानी। दोनों में पानी की क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम है, 100 ml के बराबर। आप देखेंगे कि जो पैन वाला पानी है, बड़े से बर्तन वाला पानी है, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। बॉटल का पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, क्योंकि बॉटल का जो माउथ है, बॉटल की जो ओपनिंग है वो छोटी सी रहती है। तो सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर पे वो जरा सा होगा पानी का। जबकि जब आपने कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में उस 100 ml पानी को रखा है तो पानी का बहुत ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इवेपोरेशन जल्दी होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जो इवेपोरेशन रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी surface area. The rate of evaporation is directly proportional to the surface area. I hope ये तीन फैक्टर्स तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। All these three factors must be clear to each and every one of you. चलिए, ये तीन फैक्टर्स तो समझ में आ गए। अभी कुछ और फैक्टर्स की भी बात मैं करूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है जो हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना है, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिसाइडिंग द इवेपोरेशन। कैसे और क्यों, जरा ध्यान से समझते हैं। तो जो फोर्थ फैक्टर मैं कंसीडर कर रहा हूं विच कैन अफेक्ट द इवेपोरेशन इज ह्यूमिडिटी। अगली स्क्रीन पे लेता हूं उसको मैं, और ह्यूमिडिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। मुझे एक टर्म आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है, दैट इज वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ऑल्दो कोई बहुत बड़ा कंसेप्चुअल बात नहीं कर बताऊंगा मैं आपको, बेसिक सी ही बातें हैं और बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके ही हम इसको समझेंगे क्या होता है ह्यूमिडिटी और क्या होता है वेपर प्रेशर। जरा देखिएगा,
तो जो चौथा फैक्टर मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, विच विल अफेक्ट द इवेपोरेशन, इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। कैसे समझते हैं जरा। इस ह्यूमिडिटी को समझने से के लिए, इस ह्यूमिडिटी के बारे में समझने के लिए थोड़ा सा अपन एक टर्म को यहां पर समझेंगे, एंड दैट इज वेपर प्रेशर। एक टर्म को यहां पर समझेंगे, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या है और ये वेपर प्रेशर ह्यूमिडिटी के साथ कैसे रिलेटेड है, और इस वेपर प्रेशर और ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन का रेट कैसे अफेक्ट हो रहा है, ये सारी बातें अगले 10 से 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएंगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक स्टोरी लाइन के थ्रू ही मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा, सो दैट आपको थोड़ा सा, क्योंकि वैसे ही थियोरेटिकल बातें हैं तो थियोरेटिकल बातों को थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के बताएंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, वेपर प्रेशर का क्या मतलब है। एग्जैक्ट डेफिनेशन समझने के बजाय अगर मैं आपको वेपर प्रेशर का मतलब बताऊं, डेफिनेशन कोई मतलब की नहीं है, हमको तो वेपर प्रेशर का मतलब समझना है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, जो एयर है एटमॉस्फेयर में, जो हवा आपके सराउंडिंग में है मौजूद, द एयर विच इज प्रेजेंट अराउंड इन द एटमॉस्फेयर, इस एयर के पास मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ये एयर अपने अंदर में मॉइस्चर को होल्ड करके रखी हुई है, एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इज एक्चुअली इज रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर। ये जो वेपर प्रेशर है, दिस वेपर प्रेशर इज एक्चुअली रिलेटेड टू द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ये आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन नहीं बताई और ना ही हमको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पढ़नी है, हमारे काम की नहीं। हमको तो वेपर प्रेशर का मतलब समझना है। तो वेपर प्रेशर जो है, ये वेपर प्रेशर किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर। एयर ने अपने अंदर में कितना मॉइस्चर होल्ड करके रख रखा है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं। ये सपोज करिए भैया, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको ताकि ये चीजें आपको थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। क्या है भाई, ये ग्लास, ग्लास है ना। इस ग्लास की कैपेसिटी जो है, वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास, सपोज करिए 1 लीटर का है। ये कंटेनर जो है, दिस कंटेनर कैन इज हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस कंटेनर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी, मॉइस्चर मतलब पानी, इस कंटेनर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, आप बोलोगे 1 लीटर। ठीक है ना। चलिए मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर मैक्सिमम वाटर या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस ग्लास की कितनी है, तो आप बोलोगे सर इट इज 1 लीटर। मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस ग्लास इज 1 लीटर। कोई डाउट है इसमें। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 1 लीटर का पानी अपने अंदर में स्टोर करके रख सकता है, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है इस ग्लास को, अगर मैं एयर कंसीडर कर लूं, तो द मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट इट इज नोन एज सैचुरेशन वेपर प्रेशर।
द मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज नोन एज सैचुरेशन वेपर प्रेशर। जैसे ये जो ग्लास है, ये ग्लास मैक्सिमम कितना मॉइस्चर होल्ड करके रख सकता है अपने अंदर में? 1 लीटर का। अब ये ग्लास को आप अपने आसपास की हवा समझ लीजिए। इस ग्लास के अंदर में कितना पानी आ सकता है मैक्सिमम? 1 लीटर का। वैसे ही आपके सराउंडिंग में जो हवा मौजूद है, उस हवा के अंदर में मैक्सिमम कितना मॉइस्चर स्टोर हो सकता है? वो कहलाता है सैचुरेशन वेपर प्रेशर। क्लियर है बात? चलिए अब दूसरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। अब यहां पर दूसरी बात सुनिएगा। अभी फिलहाल में इस ग्लास के अंदर में, अभी फिलहाल में इस ग्लास के अंदर में 250 ml वाटर है। मैक्सिमम तो ये 1 लीटर पानी स्टोर कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में इस ग्लास में 250 ml पानी है। तो मैं अगर अभी आपसे बोलूं एक्चुअल मॉइस्चर, या वाटर कह सकते हो आप, हेल्ड, एक्चुअल में अभी कितना मॉइस्चर इसने होल्ड करके रखा हुआ है? भाई कैपेसिटी तो 1 लीटर की है, कैपेसिटी तो 1 लीटर की है, लेकिन अभी फिलहाल में कितना मॉइस्चर इसने अपने अंदर में होल्ड करके रख रखा है? तो आप बोलोगे सर 250 ml, दैट इज 250 ml। मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता है? 1 लीटर। अभी फिलहाल में कितना किया है? 250 ml। तो अभी फिलहाल में जो इसने मॉइस्चर होल्ड करके रखा हुआ है, दिस इज नोन एज एक्चुअल वेपर प्रेशर, दैट इज नोन एज एक्चुअल वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनते चलिएगा, काम काम की बातें हैं भैया। ये बातें क्लियर हुई? मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज नोन एज सैचुरेशन वेपर प्रेशर, और अभी फिलहाल में एक्चुअल कंडीशन में इसने कितना मॉइस्चर होल्ड करके रख रखा है? दैट इज द एक्चुअल वेपर प्रेशर। भाई ये ग्लास मैक्सिमम 1 लीटर का पानी होल्ड करके रख सकता है अपने अंदर में, ये कहलाएगा आपका एक्चुअल वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। और अभी फिलहाल में इसने कितना पानी होल्ड करके रखा हुआ अपने अंदर में, वो कहलाएगा एक्चुअल वेपर प्रेशर। इन दोनों में रिलेशन बता सकते हैं? सैचुरेशन वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होगा? चलिए सैचुरेशन वेपर प्रेशर को मैं एसवीपी लिख रहा हूं और एक्चुअल वेपर प्रेशर को मैं एवीपी लिख दे रहा हूं। ये एक जनरल शॉर्ट फॉर्म हमने बना लिया, कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये। सैचुरेशन वेपर प्रेशर को मैंने एसवीपी लिख दिया, एक्चुअल वेपर प्रेशर को मैंने एवीपी लिख दिया। ठीक है, अब जरा सोच के बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं एक्चुअल वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा सैचुरेशन वेपर प्रेशर के बराबर होगा? एक्चुअल वेपर प्रेशर सैचुरेशन वेपर प्रेशर से ज्यादा हो सकता है क्या? अगर हुआ तो क्या होगा? एक्चुअल वेपर प्रेशर अगर सैचुरेशन वेपर प्रेशर से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? इस ग्लास को देख के बताइए। भाई ये ग्लास 1 लीटर का पानी होल्ड करके रख सकता है अपने अंदर में, मतलब ये उसका सैचुरेशन वेपर प्रेशर है। लेकिन अभी फिलहाल में इस ग्लास ने अपने अंदर में 250 ml का पानी होल्ड करके रखा हुआ, ये इसका एक्चुअल वेपर प्रेशर है। मैंने आपसे कहा कि अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर सैचुरेशन वेपर प्रेशर से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो इस ग्लास से पानी बाहर आ जाएगा। अगर आपने, भाई ये ग्लास मैक्सिमम 1 लीटर का पानी होल्ड करके रख सकता है अपने अंदर में, ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर है। लेकिन अगर मैंने यहां पर 2 लीटर का पानी इसके अंदर में डाला, तो 2 लीटर के पानी में से तो 1 लीटर पानी बाहर हो जाएगा ना, गिर जाएगा, इस ग्लास में रुकेगा ही नहीं। है कि नहीं बात? सही है ना? ये स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनते, ध्यान में रखिएगा, इस चीज को मैं यूज करूंगा अभी। अब जरा आगे देखिए, सैचुरेशन वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर में जितना डिफरेंस होगा उतना ग्लास अभी खाली है। भाई सैचुरेशन वेपर प्रेशर 1 लीटर का था, एक्चुअल वेपर प्रेशर 250 ml का था, तो मैं बोल सकता हूं अभी भी
750 ml पानी भरने की गुंजाइश बची हुई है ग्लास में। तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर आपको क्या देगा? सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर आपको बताएगा कि अभी और कितना मॉइस्चर मेरी हवा होल्ड कर सकती है, कितनी मैक्सिमम कर सकती थी, दैट इज एसवीपी। अभी फिलहाल में कितनी कर रखी है? एवीपी। कितनी गुंजाइश बची है इसके पास, दैट इज एसवीपी माइनस एवीपी। तो एसवीपी माइनस एवीपी से आपको मिलेगा क्या? इट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर which the air can still hold। ये आपको उस मॉइस्चर की वैल्यू दे देगा जो एयर अभी भी होल्ड कर सकती है। कितना कर सकती थी मैक्सिमम? एसवीपी। अभी फिलहाल में कितना कर रखा है? एवीपी के। तो गुंजाइश कितनी है आपके पास? अभी और कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है वो, दैट इज एसवीपी माइनस एवीपी। ये मॉइस्चर हवा में पहुंच कैसे रहा है? ये मॉइस्चर हवा में पहुंच कैसे रहा है? ये मॉइस्चर हवा में पहुंच रहा है विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन से ही तो मॉइस्चर पहुंचता है हवा में। और कहां से पहुंचेगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और वो वेपर हवा के साथ जाके मिल जाता है। एयर उस वेपर को अपने पास होल्ड करके रखती है। तो एसवीपी माइनस एवीपी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये ग्लास उतना ज्यादा खाली होगा, उतने ज्यादा पानी डालने की गुंजाइश मेरे पास बचेगी इस ग्लास में, मतलब उतना ज्यादा इवेपोरेशन की संभावना है मेरे एटमॉस्फेयर में। क्लियर है कि नहीं बात? तो कैन आई से दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन का रेट, the rate of evaporation is directly proportional to SVP minus AVP। The evaporation rate is directly proportional to SVP minus AVP। बोलो भैया, समझ में आई कि नहीं बात? ये भाई SVP माइनस AVP वो वैल्यू है कि अभी भी इस ग्लास में कितनी गुंजाइश है पानी डालने की। एटमॉस्फेयर के एयर के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके पास मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता है। कितना मैक्सिमम होल्ड कर सकती है वो एसवीपी कहलाता है। अभी फिलहाल में कितना होल्ड किया हुआ है वो एवीपी कहलाता है। और एसवीपी माइनस एवीपी आपको वो गुंजाइश बताएगा जो अभी भी इस ग्लास में फिल की जा सकती है। यही तो होगा एसवीपी माइनस एवीपी, है कि नहीं? तो इतनी गुंजाइश है अभी मेरे ग्लास में। तो एसवीपी माइनस एवीपी मुझे वो गुंजाइश बताएगा कि कितना मॉइस्चर और डाला जा सकता है एयर में। जितनी ज्यादा जगह खाली होगी उतना ज्यादा डिफरेंस होगा एसवीपी और एवीपी का। मतलब उतना ज्यादा पानी, उतना ज्यादा मॉइस्चर हवा में पहुंच सकता है, मतलब उतनी ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन हो सकता है अभी। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसवीपी माइनस ईवीपी। रेट ऑफ इवेपोरेशन को चलिए मैं EL लिख दे रहा हूं। इवेपोरेशन रेट E या EL जो भी लिख दीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसवीपी को स्मॉल ES लिखते हैं और एवीपी को EA लिखते हैं। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ सैचुरेशन वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर। तो यहां पे फाइनली मेरे पास एक कंसेप्ट आया कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ saturation vapor pressure and actual vapor pressure, and this is nothing but this is known as the Dalton's law। क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है आपका Dalton's law of evaporation। This is known as
डाल्टन्स लॉ ऑफ इवेपोरेशन। डाल्टन कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, इन्होंने बोला कि भाई जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा किससे, सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर से। ये बात आई होप आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर है क्या। इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया था ग्लास का, कि इस ग्लास को समझिए आप, भूल जाइए एटमॉस्फेयर, भूल जाइए एयर। मैंने तो आपसे बोला कि ये ग्लास है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है। ये ग्लास में मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है, 1 लीटर का आ सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई द मैक्सिमम वाटर विच दिस ग्लास कैन होल्ड, ये ग्लास मैक्सिमम कितना पानी होल्ड करके रख सकता है अपने पास, तो आप जवाब दोगे 1 लीटर का। तो द मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को मैं कहूंगा सैचुरेशन वेपर प्रेशर। अब इस ग्लास को सोचिए हवा के कंटेक्स्ट में, आपके सराउंडिंग में जो हवा मौजूद है, इस हवा के पास भी मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की क्षमता होती है। द एयर इज हैविंग अ कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर। मैक्सिमम कितना मॉइस्चर ये हवा होल्ड करके रख सकती है, वो उस हवा का सैचुरेशन वेपर प्रेशर डिफाइन करता है। अब ये ग्लास मैक्सिमम 1 लीटर का पानी होल्ड करके रख सकता था अपने अंदर में, लेकिन अभी फिलहाल में इसने 250 ml पानी ही रखा है अपने अंदर। तो अगर आज के सिनारियो की बात करूं, आज की कंडीशन की बात करूं, तो आज की कंडीशन में इस ग्लास ने कितना मॉइस्चर होल्ड करके रखा हुआ है, 250 ml का। दैट विल बी नोन एज एक्चुअल वेपर प्रेशर, उसको मैं कहूंगा एक्चुअल वेपर प्रेशर। मैक्सिमम कितना रख सकता है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। अभी कितना रखा है, एक्चुअल वेपर प्रेशर। तो आपके एटमॉस्फेयर में जो हवा मौजूद है, वो हवा मैक्सिमम कितना मॉइस्चर होल्ड करके रख सकती है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। और अभी फिलहाल में उस हवा ने कितना मॉइस्चर रखा है अपने पास, एक्चुअल वेपर प्रेशर। सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर इस ग्लास में बची हुई गुंजाइश की वैल्यू आपको दे देगा कि अभी भी इस ग्लास में कितना पानी और ऐड किया जा सकता है। भाई 1 लीटर का ग्लास है, 250 ml पानी भरा हुआ है, अभी भी 750 ml का पानी इस ग्लास में भरा जा सकता है। मेरे हवा जो है एटमॉस्फेयर में, उस हवा की मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एसवीपी, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, अभी फिलहाल में कितना होल्ड करके रख रहा है, एवीपी, एक्चुअल वेपर प्रेशर। एसवीपी माइनस एवीपी आपको यह बताएगा कि अभी आपके जो हवा है एटमॉस्फेयर में, उस हवा के अंदर में कितनी गुंजाइश और बची हुई है मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की। जितनी गुंजाइश है उतनी ज्यादा तेजी से पानी एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा इवेपोरेट होते हुए। तो हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ सैचुरेशन वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन होगा। यह बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब ये जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है ना, यही ह्यूमिडिटी होती है। ये जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है ना, दिस इज एक्चुअली द ह्यूमिडिटी। ये कुछ और नहीं है भैया, दिस इज ह्यूमिडिटी। अब जरा ध्यान से सुनिए, कई बार हम बोलते हैं कि नहीं, ह्यूमिडिटी मतलब उमस। कई बार बारिश के मौसम में हम बोलते हैं यार खतरनाक वाली ह्यूमिडिटी हो रही, अब तो बारिश होने वाली है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, उमस बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब एक्चुअल वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, चीजों को कोरिलेट करिएगा। मैंने आपसे बोला कि ये जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है दैट इज नथिंग बट इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी। एक्चुअल वेपर प्रेशर ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट्स ह्यूमिडिटी। तो एक्चुअल वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, इस ग्लास में पानी उतना ज्यादा है। जब पानी ज्यादा होगा तो इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की गुंजाइश उतनी कम होती जाएगी। दैट मीन्स अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ये गिलास तो पहले से ही भरी कंडीशन में है या ऑलमोस्ट भरी हुई कंडीशन में है, तो एक्स्ट्रा पानी डालने की गुंजाइश तो कम हो गई ना भैया। अब एक्स्ट्रा पानी डालने की गुंजाइश अगर कम हो गई, दैट मींस इवेपोरेशन का रेट या इवेपोरेशन की स्पीड रिड्यूस हो गई है। क्लियर हुई बात ये? तो दैट मींस हम यहां पर कह सकते हैं
कि जो इवेपोरेशन का रेट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल वेपर प्रेशर, और वी कैन से दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। भाई आप सीधी सी बात समझिए, एक्चुअल वेपर प्रेशर बढ़ा, एक्चुअल वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ES माइनस EA घट जाएगा ना, एक्चुअल वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ES माइनस EA रिड्यूस हो जाएगा ना, और ES माइनस EA रिड्यूस होगा तो इवेपोरेशन भी रिड्यूस होगा। मैथमेटिकल बात है। अब जरा और ध्यान से सुनिए, जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है तो हम बोलते हैं बारिश होने वाली है। जान रहे हो क्यों? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था और बोला था कि स्टेटमेंट को मैं यूज करूंगा कि इस ग्लास में मैंने 1 लीटर से ज्यादा पानी डालने की कोशिश की अगर, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा वाला पानी बाहर आ जाएगा। इस 1 लीटर के ग्लास में अगर मैं 1.5 लीटर पानी डालूंगा तो 1 लीटर तक का तो पानी इस ग्लास में आ जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा आधा लीटर है वो तो ग्लास से बाहर हो जाएगा ना भाई, वो पानी तो इस ग्लास से बाहर हो जाएगा। यही तो बारिश है। जब एक्चुअल वेपर प्रेशर सैचुरेशन वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, भाई जब तक एक्चुअल वेपर प्रेशर सैचुरेशन वेपर प्रेशर के बराबर है, या एक्चुअल वेपर प्रेशर जब तक सैचुरेशन वेपर प्रेशर से कम है, तब तक तो इवेपोरेशन होगा भाई। लेकिन जैसे ही एक्चुअल वेपर प्रेशर सैचुरेशन वेपर प्रेशर से ज्यादा हुआ, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी था, अब उस एक्स्ट्रा पानी को तो मेरी हवा होल्ड नहीं कर पाएगी ना, और हवा होल्ड नहीं कर पाएगी तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा और बारिश हो जाएगी। यही तो है बारिश। जब आप बोलते हो ना कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई तो बारिश होती है, उसका रीजन समझे अब कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से बारिश क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तो एटमॉस्फेयर का एक्चुअल वेपर प्रेशर बढ़ता है, एक्चुअल वेपर प्रेशर बढ़ता है तो वो एसवीपी के नजदीक पहुंच जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि एवीपी की वैल्यू एसवीपी से ज्यादा हो जाती है, और जब एवीपी की वैल्यू एसवीपी से ज्यादा हो जाएगी तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो गिर जाएगा बारिश के रूप में। तो हम यहां पर एक बात कह सकते हैं, फाइनली ये बात कही हमने कि अगर एवीपी की वैल्यू, अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू एसवीपी, अगर एवीपी की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू एसवीपी, तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन विल ऑकर। तो इवेपोरेशन होगा भाई, क्योंकि गुंजाइश है अभी ग्लास में पानी भरने की, क्योंकि ग्लास की कैपेसिटी है एसवीपी और ग्लास में अभी फिलहाल में कितना पानी है वो है एवीपी। जब तक एवीपी की वैल्यू एसवीपी से छोटी है या चलो बराबर भी है तो भी इवेपोरेशन होता रहेगा। लेकिन जैसे ही एवीपी की वैल्यू एसवीपी से ज्यादा हुई, 1 लीटर के ग्लास में अगर 1.5 लीटर पानी डालोगे तो क्या होगा? ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? एसवीपी। ग्लास में पानी कितना डाला? एवीपी। कैपेसिटी है 1 लीटर की, पानी डाल दिया 1.5 लीटर का, तो 1 लीटर तक का तो पानी ग्लास में रह जाएगा, जो एक्स्ट्रा आधा लीटर है वो ग्लास से बाहर हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में भी यही होता है। जब इवेपोरेशन हो रहा है, आपने बोलते हो कि भाई उमस बढ़ रही, ह्यूमिडिटी बढ़ रही, बारिश होने वाली है, होती है बारिश। क्यों मालूम है? क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी ये है, एवीपी इज द ह्यूमिडिटी। ये जब बढ़ता जाएगा तो ग्लास भरता जा रहा है, ग्लास भर गया मतलब एवीपी एसवीपी के बराबर पहुंच चुका है, और उसके बाद भी ग्लास में पानी डालना चालू रखा तो वो पानी तो ग्लास से बाहर गिरेगा ना भैया। तो एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा पानी अगर एटमॉस्फेयर में पहुंच गया वेपर के रूप में, तो उस पानी को एयर होल्ड नहीं कर पाएगी, और एयर जब उस पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी तो वो नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा मतलब बारिश होगी। तो अगर एवीपी की वैल्यू, अगर आपके एवीपी की वैल्यू एसवीपी से ज्यादा है तो डेफिनेटली रेनफॉल होगी, डेफिनेटली रेनफॉल विल ऑकर। समझे बात को? तो इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दीज वेयर द 4 फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का रेट अफेक्ट करने वाले ये 4 फैक्टर्स रहे: टेम्परेचर, विंड स्पीड,
या विंड वेलोसिटी, जो भी बोल दीजिए। द थर्ड वन इज द सरफेस एरिया एंड द फोर्थ वन इज द ह्यूमिडिटी। ये चार फैक्टर्स आपके एटमॉस्फेयर में होने वाले इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? तो हमने देखा कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, बट इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। सेम टेम्परेचर पर दिल्ली और बॉम्बे में कपड़े सुखाओगे, अगर दिल्ली में जल्दी सूखेगा, बॉम्बे में लेट सूखता है। सेम टेम्परेचर भी है अगर, तो भी उसका रीजन है बॉम्बे इज द कोस्टल एरिया। बॉम्बे कोस्टल एरिया है, समुद्र है वहां पर, समुद्र है, बहुत सारा पानी है जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, बहुत सारा इवेपोरेशन हो रहा है, बहुत सारा इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब बहुत सारा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है, मतलब एवीपी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ग्लास भर चुका है वहां पर, अब ग्लास भर चुका है, ग्लास में एक्स्ट्रा पानी डालने की गुंजाइश ना के बराबर है, कहां से होगा इवेपोरेशन? बात समझे? तो कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जानते हैं ना इसका रीजन? ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का रीजन यही है कि वहां पे समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र, इतना सारा पानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बॉडी का एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, उतना ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन होता है, पढ़ा हमने। तो समुद्र तो कितना चौड़ा है, वो पूरा का पूरा पानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, बहुत ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, दैट मींस एक्चुअल वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है वहां का। एक्चुअल वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कंपैरेटिवली कम रहेगा उस एरिया में। तो दीज वेयर दी 4 फैक्टर्स जो कि हमारे इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ये बात हुई। सेकेंड, अब अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे, जैसे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन नापा कैसे जाता है, ये सारी बातें होंगी अगले लेक्चर में। थैंक यू।